बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज आप सब लोगों का बड़ा इसरार था और स्पेशली जब भी मैंने मीटिंग की कि KCA कहाँ है, तो KCA आतिफ दादा साहब इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं। बड़ा क्रिटिसाइज़ भी मैं इनको प्रोग्राम में करता रहा हूँ और इनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बावजूद उस क्रिटिसिज्म के और इन चीज़ों को बड़ा इन्होंने एक प्रोफेशनली एक्सेप्ट भी किया और आज बहुत से सवालात हैं इनसे मैं पूछूँगा और इनसे एक रिश्ता भी है। इनके वालिद साहब जो शकूर दादा साहब है, उनसे मेरा एक अकीदतमंदी का रिश्ता है। और थोड़ा सा ये बता दूं कि दादा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की माशाल्लाह ये 3rd जनरेशन है, ऐसा ही है सर जी। आप इस बिज़नेस के अंदर 1950s ऑनवर्ड्स ये पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट में एक बहुत बड़ा नाम और फर्स्ट टॉप 3 में हमेशा ये रहे हैं और एज ए चेयरमैन KCA इनका ये 4th टेन्योर है और बहुत हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा इस वक्त ये लोग काम भी कर रहे हैं। एक्टिविटी हमें एज सच, मुझे भी अभी रिसेंटली कोई 2-3 दिन पहले एक FPCCI की एक मीटिंग थी सेंट्रल, उसमें इन्होंने मुझे ज़ूम मीटिंग के अंदर चांस भी दिया एंड इट वाज वेरी प्रोफेशनल। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी से आपसे बात तो होती रहती थी और मामलात होते रहते थे। तो सर सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, क्योंकि आपका नाम माशाल्लाह मार्केट में या लोगों को बहुत ज़्यादा पता है, लेकिन आप एज ए पर्सन लोग आपके बारे में बहुत कम जानते हैं। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे सकें तो। नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू, आपने हमें मौका दिया। जैसे आपने अभी ख़ुद ब्रीफ किया, मेरा ताल्लुक़ जिस फैमिली से है वो कॉटन ट्रेड में 1950 से है। मेरे दादा ने जिनिंग फैक्ट्री से कॉटन का काम शुरू किया था और उसके बाद ग्रेजुअली हम ट्रेड की तरफ गए। साहिवाल में फैक्ट्री थी, एक्सपोर्ट की तरफ गए। नहीं, हमारी फैक्ट्रीज थी अपर सिंध में। साहिवाल में भी खैरपुर में मैं गया था वहाँ। हमारी एक चिश्तिया में हुआ करती थी एक ज़माने में, मगर वो काफ़ी आगे की बात है। अच्छा। शुरू में जो हमारी स्टार्टिंग थी वो हमारी खैरपुर डिस्ट्रिक्ट थी सिठारजा से। ओके। फिर उसके बाद महरापुर थी, उडेरोलाल थी और कुछ अरसे के लिए ऐसे पंजाब में भी थी। तो फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुछ एक्सपोर्ट की तरफ भी काम बढ़ता गया और दादा के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब ने काफ़ी काम को आगे बढ़ाया और 1996 से फिर मैंने कंपनी ज्वाइन की है और जब से फिर मैं इस काम में इन्वॉल्व हूँ। ओके सर, लेट्स कम टू द पॉइंट कि हम अगर देखे जाएं तो पिछले 20-25 साल की जो सबसे कम प्रोडक्शन हमें इस साल हमने 55-56 लाख बेल की है और एज ए KCA चेयरमैन ये आपके लिए भी लाजमी तौर पर तकलीफ दे बात होगी। तो आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे मेन फैक्टर्स हैं जहाँ पे हम यहाँ तक हम पहुँचे हैं 1 करोड़ 50 लाख बेल से लेके जो हमने 2 दफ़ा नॉन BT और BT 1992 में भी लिया और हमने 2014 में भी 1 करोड़ 47-48 लाख बेल ली थी और आज हम इस जो स्टेज तक पहुँचे हैं, आपके जहन में क्या फैक्टर्स आते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ ये तो पूरा कॉटन ट्रेड जो है वो इस हवाले से तशवीश का शिकार है और इंक्लूडिंग KCA में हमारे भी जो मेंबर्स हैं, हम खुद भी। वजूहात तो बेसिकली ऑब्वियस हैं, सामने हैं कि ज़मींदार को जो है वो जब तक उसका इकोनॉमिकल वायबिलिटी उसकी नहीं बनती तो ऑब्वियसली फिर वो एकरेज कंपीटिंग ग्रोथ की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं जी। और वो क्यों नहीं बनती, वो वायबिलिटी क्यों नहीं बनती, उसकी वजह यह है कि अब सीड और उनके जो इनपुट कॉस्ट्स हैं जिसमें पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र हैं वो कुछ इस हद तक चले जाते हैं कि उनका ख़र्चा इतना बढ़ जाता है और फिर जो है वो जो यील्ड उनको मिल रही है वो उनके लिए इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं होती जी। तो ऑब्वियसली एज एन इन्वेस्टर या एज अ पर्सन हर आदमी यही चाहता है कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हासिल कर सकूं। तो ग्रोअर भी फिर ऑब्वियसली दूसरी कंपीटिंग क्रॉप की तरफ शिफ्ट होगा। लेकिन सर ये बड़ा वैलिड पॉइंट है और इस बात को हम एसेटन कर चुके हैं, लेकिन उनको इस स्टेज तक लाया कौन? क्योंकि हमें याद है कि हम बचपन में जब कपास एक फेस्टिवल हुआ करता था और इसी कपास के ऊपर जो है ज़मींदार अपनी शादियाँ, अपने त्यौहार और अपने सारे मामलात लेके चलते थे। कैश क्रॉप्स में ये वन ऑफ द बेस्ट क्रॉप्स। बिल्कुल। और आज भी दुनिया में कैश क्रॉप्स में अगर देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट क्रॉप्स है। बिल्कुल। ठीक है।
सो क्या क्या ऐसी वजूहत है, क्या इदारों की नाकामी है, कोई ऐसी कोई साजिश हुई है, कोई हमारे साथ बायोलॉजिकल वॉरफेयर खेली गई है, क्या क्या ऐसा कुछ हुआ कि एकदम हम यहाँ से यहाँ पहुँच देखिए, मैं समझता हूँ इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स। कंपीटिंग क्रॉप्स के लिए जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ने रखी थी, जी दोज वर वेरी वो अट्रैक्टिव थी। उसमें सब्सिडीज भी थी और दूसरी चीज़ें भी थी, जो जिसकी वजह से ग्रोअर को एक सर्टन अमाउंट इंश्योर्ड भी होती थी और वो कॉटन से ज़्यादा भी होती थी। प्लस ऑब्वियसली कॉटन की जो अपनी जब उसकी यील्ड और दूसरे फैक्टर्स की वजह से ग्रोअर को कॉटन की प्रोडक्शन कम मिलने लगी, तो पर एकड़ रिटर्न उसका कम हो गया। अब उसके मैंने जैसे कहा कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, कुछ सर्टिफाइड सीड का बर वक्त हाजिर ना होना, उनके पास ना होना, कुछ जो है वो पेस्टिसाइड्स का जो हम सुनते हैं ग्रोअर्स के इंटरव्यूज़, उसके हिसाब से उन्होंने ये कहा है कि हमें पेस्टिसाइड्स भी जो है वो अच्छा। दूसरा ये भी है कि चूंकि इनपुट कॉस्ट्स ज़्यादा हैं, तो कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि जो प्रिवेंटिव पेस्टिसाइड के मेजर्स हैं वो भी अब ग्रोअर उसमें हेजिटेट करता है। वो ये कहता है कि भाई मैं वैसे ही इतने पैसे खर्च कर रहा हूँ, और मज़ीद प्रिवेंटिव में जो है अगर कोई उनको ये कहे कि भाई आप बग़ैर कीड़े को देखे हुए एक स्प्रे प्रिवेंशन में कर लें, एज अ कॉशन, एज अ प्रिकॉशन कर लें, तो वो हेजिटेट करता है, शाय हो जाता है, इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। फिर उसके बाद देखें, ये तो चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो जैसे कि आपने सही फरमाया, इदारों से जिनका ताल्लुक है। फिर बहरहाल नेचुरल फिनोमिनाज भी हैं। अब क्लाइमेटिक कंडीशंस, कोई हमें बता रहा था कि पिछले चंद सालों में हमारी जो एवरेज परसेंटेज है, एवरेज टेम्परेचर है हमारे फील्ड्स का, वो 2 डिग्री बढ़ गया है। जी जी। अच्छा, दिन का 2 डिग्री उन्हीं का कहना था कि इतना ज़्यादा नहीं, अब ये तो किसी एंटोमोलॉजिस्ट से हम पूछें, मगर रात का जो 2 डिग्री का बढ़ना, वो बहुत ज़्यादा। आतिफ भाई, जो अभी तक मैं ये समझता हूँ कि कोई 40-42 42 में प्रोग्राम्स कर चुका हूँ उसके ऊपर, और अब मैं भी इतना कुछ थोड़ा सा रिसर्च हो गया। मेरे ख्याल में मेरी कंट्रीब्यूशन ये ज़रूर है कि इतना कोई बोला नहीं जितना मैं, आप भी इस बात को एक्नॉलेज करेंगे। देखिए सर, क्लाइमेटिक चेंजेस तो इंडिया में भी आई हैं, चाइना में भी आई हैं, पूरी दुनिया में आई हैं। जी जी जी। अब अगर हम क्लाइमेटिक चेंजेस के ऊपर चले जाएं तो उस लिहाज से इंडिया की तो प्रोडक्शन कम नहीं हुई, वो उतनी तकरीबन। देखिए, इंडिया में मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया की अगर आप यील्ड पर हेक्टेयर देखें, तो आज भी पाकिस्तान की यील्ड पर हेक्टेयर, खुसूसन सिंध की, उससे बहुत बेहतर। यही और देखिए, इंडिया को तो हम मैं कभी भी हमेशा, अगर कोई ये बात मुझसे करता है तो मैं कहता हूं कि देखें, अगर आपको टारगेट बनाना है, किसी को रोल मॉडल बनाना है, तो आप ब्राज़ील देखें, चाइना देखें, ये आप जो है वो और दूसरे ममालिक देखें जिन्होंने 1500 केजी पर हेक्टेयर से ऊपर की यील्ड अचीव करी है। इसी बात को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा कि इंडिया में जब पर हेक्टेयर यील्ड कम है तो उन्होंने एरिया बढ़ा लिया। एरिया बढ़ाने से वो अपनी प्रोडक्शन उनकी तकरीबन उतनी ही रही। चाइना में जब क्लाइमेटिक चेंज आया तो चाइना ने अपनी सीड को इम्प्रूव कर दिया। जी बिल्कुल, ऐसे ही जी। अब आप ब्राज़ील देखें, ब्राज़ील इज़ गन्ने में वो दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट है। दुनिया में जितना चीनी या गन्ना वो प्रोड्यूस करता है वो बड़ा है। किसी वक्त में वो हमसे कितने पीछे थे, आज वो 4th नंबर पे आ गए, हम 5वें नंबर पे आ गए। तो अगर हम जोनिंग का पॉइंट या वो पॉइंट लें तो ब्राज़ील के अंदर तो नेचुरली कॉटन की क्रॉप को उन्होंने, गवर्नमेंट ने पूरा सुपरवाइज किया है। ऐसा ही है ना सर? जी, वो तो देखें, उसमें तो मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। और जैसे कि अभी मैंने अर्ज़ किया कि अमंगस्ट अदर फैक्टर्स, एक रोबस्ट सीड का इवॉल्व होना जो इतनी ताकत रखती हो कि वो डिफ़िकल्ट वेदर पैटर्न्स में अपने आप को सस्टेन कर सके। ये तो डेफिनेटली, ये तो हमारे इदारे फेल हो गए। जिन इदारों के पास इस चीज़ का मैंडेट है, आई एम श्योर उनको इस बात का, खैर हमने तो अपनी तरफ से उन इदारों को काफ़ी मरतबा अप्रोच भी किया, और ये बात बारहा सामने आती रही कि हमें जो है वो सीड की तरफ तो डेफिनेटली ध्यान देना है। और अगर हमने इस बात का भी ये कहा कि देखें, जब तक हम लोकली सीड रिसर्च की वजह से सीड इवॉल्व नहीं कर सकते, तो हमारी रिकमेंडेशंस टुवर्ड्स दी जिम्मेदार अथॉरिटीज़ हमने इंपोर्ट की तरफ भी
सीड इंपोर्ट की तरफ भी उनका ध्यान खींचा है कि पाकिस्तान में जब तक अपनी खुद की ऐसी सीड ना बन जाए, हमें ज़रूर इंपोर्ट ऑफ सीड की तरफ भी देखना चाहिए। सही हो गया। अच्छा, KCA एज एन इंस्टीट्यूशन एक ब्लेसिंग है इस मुल्क के लिए। 1932 ऑनवर्ड ये इदारा हम इसको देख रहे हैं, और इसके मुकाबले में KCA और बॉम्बे जो है स्टॉक कॉटन एक्सचेंज एक साथ बना था। बल्कि अभी मैं जब इंटरव्यू कर रहा था आदिल नसीम का, और वो भी उन्होंने भी, आप देखा होगा लोगों ने, कि एक जैसी बिल्डिंग है बाकी ये कराची कॉटन एक्सचेंज और बॉम्बे कॉटन एक्सचेंज, तकरीबन डिजाइन स्टाइल सब एक ही जैसा है। जी हाँ, आपने भी गालिबा, मगर हमारी ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है। अच्छा सर, ये बताएं कि अगर हम 1932 से आज तक का सफ़र देखें, और आप माशाल्लाह चौथी दफ़ा यहाँ के चेयरमैन हैं, तो आप क्या समझते हैं कि KCA इससे बेहतर परफॉर्म कर सकती? क्या आप KCA के परफॉर्मेंस से मुतमईन हैं, या आप कुछ देखते हैं कि यार हम यहाँ पे कुछ हम थोड़ा सा लैग कर गए हैं, या हमें इदारों की कॉपरेशन नहीं मिली, हमें जो रिक्विजिट इदारे लाइक PCG, एप्टमा और बाकी इदारे हैं, कुछ ऐसा आपकी क्या मतलब इस सिलसिले में? देखिए, KCA के बहुत सारे फंक्शंस हैं, और अमंग्स दोज फंक्शंस एक तो ऑब्वियसली ये ज़रूर है कि हमें इदारों के साथ लाइजन रखना है, और उनको इस बात पर उनकी तवज्जो दिलानी है कि किस तरह जो है वो फसल मुल्क की बेहतर हो, क्योंकि रुई होगी तो हर चीज़ होगी। सारी चीज़ें जो हमारे दूसरे फंक्शंस हैं, हर चीज़ का ताल्लुक रुई से बेसिकली कॉटन से है। कॉटन से तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमने अपने हर दौर में अपनी सी पूरी कोशिश करी है, चाहे वो सेमिनार्स करके, चाहे वो फेस टू फेस कोविड से पहले जो जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, हर तरह के फोरम में हम शरीक हुए हैं, हमने अपना इनपुट दिया है। और मैं समझता हूँ कि देखिए, हर चीज़ में देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो इसी तरह इसमें तो और आगे से आगे जाना है हमने, इसमें तो कोई शक नहीं है। मगर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दौरों में, अदवार में भी हमने जितना मतलब हम कर सकते हैं, हमने अपने एंड पर, यानी ये बात को आगे ज़रूर बढ़ाना। हाँ, ये एक डेवलपिंग चीज़ है जो हर इम्प्रूवमेंट हर वक्त होती रहती है और चलती रहती है, इस बात से तो मैं एग्री करूँगा। अच्छा, सिर्फ अब मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि मैं जिस इदारे में भी गया हूँ, मैंने सरकर्दा बिजनेस लीडर से बात की है, हर आदमी ने घूम फिर के बात KCA के ऊपर ली है। वजह ये कि हर आदमी KCA को फोकस कर रहा है, भले वो आर्बिट्रेशन का मामला हो, भले वो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट का मामला हो, भले वो कॉटन डेवलपमेंट का मामला हो, भले वो कोई भी लेसान हो, वो सब कहते हैं जी KCA को लीड लेना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें डेफिनेटली मतलब आप इस बात से तो मुत्तफिक होंगे कि जो बकाया एसोसिएशंस हैं, जैसे PCGA है या एप्टमा है, वो अपने अपने सेक्टर के हवाले से फोकस्ड बात ज़रूर करते हैं। हमारी जो यूनिक फीचर है हमारा, वो ये है कि हमारी एसोसिएशन में तकरीबन सारे स्टेक होल्डर्स हैं, तो हम एक कंबाइंड बात को लेकर चल रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल इश्यूज तो KCA के फोरम पे सामने नहीं रखे जाते, हम इज्तिमाई बात करते हैं, पूरी बात करते हैं। अच्छा, अब इसमें देखें, जैसे आपने अभी फरमाया, KCA ने अपने आप को वी पुट फॉरवर्ड आवर सेल्व्स, हमने कुछ काफ़ी साल हुए, मेरा ख्याल है 10-15 साल पहले भी एक कोशिश की थी एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने की, और स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पर जमा कर उस कॉन्ट्रैक्ट पर लाने की। स्टेक होल्डर्स यानी जो दो पार्टीज हैं, वो दोनों PCG और एप्टमा। अच्छा, वो उस वक्त वो चीज़ किसी वजह से कामयाब नहीं हो सकी। अच्छा, अब दोबारा मैं समझता हूँ 1-1.5 साल पहले हमें इस बात का मौका मिला, और मैंने आपकी वो एफर्ट्स एक आध मुल्तान में हुई थी। हाँ, आपने देखी थी, मुल्तान में भी हुई बहुत थी, एप्रिशिएबल है, और सक्खर में भी हुई थी। हमने बाकायदा पूरी एक्सरसाइज दोबारा करी, और हमने जो है वो, हमें कुछ मार्केट के ऐसे लोग, उन्होंने हमें अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि भाई हम आपको जो है, हम आपके साथ चलेंगे, हम चाहते हैं आप हमें एक फोरम दें। तो हमने उनको एक कॉन्ट्रैक्ट बनाकर हमने पूरी मार्केट में प्रेजेंट किया, उसको लॉन्च किया, जिस मीटिंग में आप थे। अल्हम्दुलिल्लाह उस कॉन्ट्रैक्ट में के ऊपर जो है वो कुछ सेल्स भी हुई और वो एग्जीक्यूट भी हो गई। अच्छा, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कोई
करता है उस कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हमारी ज्यूरिसडिक्शन होती है, तो फिर हम उसमें अपनी आर्बिट्रेशन की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। और उसके अलावा भी हमने ये हमारी मीडिएशन या फ्रेंडली आर्बिट्रेशन के लिए हमारे दरवाजे हमारी इस कॉटन कम्युनिटी के लिए खुले हुए हैं। कुछ साल पहले, चंद साल पहले भी एक केस आया था, चंद दिन पहले आपने भी एक गुजारिश की थी। तो हम इंशाल्लाह कभी भी अगर ऐसी कोई चीज़ है और केसीए को लोग न्यूट्रल मानते हैं तो हम ज़रूर इसमें सर मैं लोगों ने देखा भी होगा, अभी मैंने एलडीसी से भी मेरी जो बात हुई है और उसमें मैंने उनसे पूछा था कि जब आप उनका परचेज साइड पर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हमेशा सेल साइड के ऊपर वो लिखते हैं जी कि आर्बिट्रेशन एज पर रूल्स ऑफ आईसीए ब्रेमन, ठीक है। उन्हें मैंने कहा जब हमारे पास केसीए मौजूद है तो व्हाई डू यू राइट आईसीए ब्रेमन, आप आर्बिट्रेशन बॉडी एज ए केसीए को क्यों नहीं लेके आते? तो दे सेड कि जी हम तो तैयार हैं, केसीए भी तैयार है। बात यह है कि हमारे जो आगे क्लाइंट है क्या वो तैयार हैं कि नहीं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो अगर वो लोग तैयार हैं और आपके एक बॉडी, और मैंने जहाँ भी पता किया वो जो भी पुराने लोग हैं वो ये कहते हैं आर्बिट्रेशन केसीए के मैंडेट में से एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैंडेट है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि मार्केट इस चीज़ से फ़ायदा नहीं उठा रही। देखिए हमारी तरफ से तो हम इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और आपने एलडीसी की बात करी, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एलडीसी का ही एक आर्बिट्रेशन का केस आया था, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली रिजॉल्व भी हुआ था। तो ये तो अब दोनों पार्टीज़ के ऑन बोर्ड आने की बात है। अगर दोनों पार्टी इस सिलसिले में कोई आपकी बात हुई एप्टमा या पीसीजीए से कि वो लोग आए वो आपसे बैठ के बात करें, क्योंकि इसमें सेलर भी सेफ होता है और बायर भी सेफ होता है? नहीं, हमने कई मीटिंग्स में पीसीजीए को भी और एप्टमा को भी ये चीज़ से आगाह किया है कि इस सर्विस को हम प्रोवाइड करते हैं और आगे भी इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम करेंगे, उसमें तो कोई नहीं। थोड़ा सा प्रोग्राम लंबा हो गया तो मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया था कि काफ़ी सारी बातें जो आतिफ भाई से हमें पूछनी है और इनका भी बड़ा बड़ा शुक्रिया कि इन्होंने थोड़ा टाइम दिया। तो यहाँ पे हम अपना पहला पार्ट ख़त्म करते हैं।